गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का सफलता के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है। आज के अति सुंदर विचार आपके सामने ने बोर्ड पर लिख रखा है, आप देख सकते हैं। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आज के इस विचार के साथ आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं एस.के. यादव आप सभी के सामने आज फ्रीडम स्ट्रगल की क्लास चलेगी। बाकी तो वैसे आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में कई सारे बच्चों ने सफलता की, अच्छे स्कोर किए हैं। आपको अगर बताएं तो कई ऐसे बच्चे हैं जो 99.89% तक स्कोर किया हुआ है। तो बेहद अच्छे बच्चे स्कोर किए हैं। इसमें से बहुत सारे बच्चों का निकाला गया है। तो आपने देखा होगा शायद, एक हमारे साथ हैं ब्रजेश कुमार शुक्ला, इनका 99.2% यूपी ट्रिपल एससी में आया है। और इसके अलावा बच्चे एक हैं अभिषेक कुमार तिवारी, 98.96% इनका यूपी ट्रिपल एससी पेट में है। और पुष्पांजलि मिश्रा हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट में, 98.54% है इनका। इसी तरह से एक और है हमारे पास, सबसे बड़ा स्कोरिंग है इनका, प्रियरंजन कुमार श्रीवास्तव, इनको 99.88 इतने परसेंट इनका स्कोर है। इस तरह से काफी अच्छे बच्चे इसमें से स्कोरिंग किए हैं और आई थिंक दैट आप सब लोग इससे इंस्पायर्ड होंगे। तो इस तरह से सभी को नमस्कार। मनु पाल गुड मॉर्निंग, नेमतुल्ला अंसारी गुड मॉर्निंग, अमित यादव गुड मॉर्निंग। तो बच्चे आप सभी लोग फटाफट लाइव आ गए हैं। तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं, लेकिन एक बार ये बता दीजिए कि आपको लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया था, और देन इसके बाद हम आपको क्लास को शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक दैट आप लोग भी सफल होंगे, लेकिन यह है कि मेहनत करना कंटिन्यू रखें। सफलता उसी की गुलाम होती है जो मेहनत करता है। अमित कुमार सर, मेरा तो कल आर्मी का पेपर था पर वो पोस्टपोन हो गया। हाँ, कल एक पेपर पोस्टपोन हुआ है बच्चे, ठीक है। हरिओम, चलिए हरिओम बताएं, पिछली क्लास में आपने कहाँ तक किए थे, और देन हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट क्लास में जहां तक किए थे उसके आगे आज बताना है। और यह क्लास फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है। तो फ्रीडम स्ट्रगल की यह क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल से ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो अमित आप बताएं, लास्ट क्लास में आपने कहाँ तक किया था? लास्ट पॉइंट आप बता दीजिए और देन हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, हार नहीं मानना है, तैयारी करते रहना है और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सफलता में एक बार एडमिशन लेने के बाद आप सब लाइफ टाइम तक के पार्टनर हैं। जब तक आप चाहें तब तक पढ़ सकते हैं, यह भी एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया गया है। तो महेंद्र बताएं, लास्ट क्लास में आपने क्या किया था? मनुपाल आप बताएं, पिछली क्लास में कहाँ तक हमने पढ़ाया था? हीरालाल महतो, लास्ट क्लास में था नहीं। अच्छा अमित आप नहीं थे, जो बच्चे थे वो आप कम से कम बताएं और फिर क्लास को शुरू कर दिया जाए। क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का कोई सिस्टमेटिक नहीं होता, तो कहीं से उठा लेते। अब टॉपिक वाइज चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा मुझे आपसे पूछना पड़ता है, अन्यथा मैं क्लास को स्टार्ट कर देता, पूछता ना फिर आपसे। अकबर के बारे में तो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा बच्चे, अकबर तो कब का खत्म हो गया है। अकबर तो खत्म कर दिया था ना। आपको जहांगीर भी बता दिया था आई थिंक। अकबर जहांगीर ये सब हो गया था, है ना। क्योंकि हमने इसके बारे में बताना स्टार्ट किया था, तो अकबर तो बता दिया था।
आई थिंक जहांगीर भी बता दिया था आपको, जहांगीर के हाँ बिल्कुल फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होगा आई थिंक। तो किसी को याद है लास्ट पॉइंट में कहां तक बताए थे या नहीं, किसी को नहीं याद है? चलिए, तो फ्रीडम स्ट्रगल में अगर आप देखें, फ्रीडम स्ट्रगल में तो बच्चों फ्रीडम स्ट्रगल में हमने आपको स्टार्ट करना है स्वतंत्रता संग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। निमतुल्लाह ये तो हो गया था बच्चे, शेरशाह हुमायूं के समय में बता दिए थे, उसके बाद अकबर पूरा विधिवत बताए थे, और फिर जहांगीर भी बताए थे, तो ये तो सारे हो गए हैं। आई थिंक आप लोग कुछ लोग थे नहीं लास्ट क्लास में, है ना? हाँ ये तो सारा हो गया था, फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट कर देते हैं। मेडिवल मुगल बता दिए थे ना, तो फ्रीडम स्ट्रगल को स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रीडम स्ट्रगल 1857 की क्रांति से स्टार्ट करते हैं और पूरा स्वतंत्रता संग्राम तक बता देते हैं आपको 1857 के रिवोल्ट से ना। तो चलें यहीं से स्टार्ट करते हैं, द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अठारह की क्रांति, 1857 की क्रांति। तो आई थिंक आप सभी लोग इस क्रांति के बारे में पढ़े होंगे, सुना होगा। क्रांति के कई कारण हैं, 1857 की क्रांति के कई कारण हैं। सामाजिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है, धार्मिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, तात्कालिक कारण है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय समाज को डिस्टर्ब किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी बना दिया। यह डायरेक्ट भारतीय समाज में हस्तक्षेप था। इस बात से कट्टरपंथी हिंदू बड़े रुष्ट थे। वे कंपनी का हस्तक्षेप समझकर कंपनी का प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था। इसी तरह धार्मिक दृष्टि से अगर आप देखें तो यूरोप से, ब्रिटेन से क्रिश्चियन मिशनरी इंडिया आती थी, इंडियन को ईसाई में कन्वर्ट कर देती थी। और बच्चों इसी तरह से अगर आप देखें तो इंडिया में तमाम क्रिश्चियन मिशनरी इंडियन को ईसाई बनाने लगे थे। भारतीय महिलाओं से अंग्रेज शादी करने लगे थे, जिससे संतान जो होगी वह ईसाई पैदा होगी। तो धर्म और समाज को बदल दो, धर्म और समाज को ईसाई के अनुसार चलाओ। राजनीतिक दृष्टि में अगर आप देखें तो डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया था, जिसको आप व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसके द्वारा तमाम इंडियन स्टेट को हड़प लिया गया था। 1848 में सतारा पहला स्टेट था जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में शामिल कर लिया।
यानी गोद लेने की प्रथा के अंत के अंतर्गत 17 स्टेट मिला लिया। ऐसे तमाम स्टेट थे जिनको हड़प लिया था। 1853 में झांसी का स्टेट शामिल कर लिया, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने पति के डेथ के बाद दामोदर राव को गोद ले लिया, उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया। डलहौजी नहीं माना, राज्य को हड़प लिया। लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में बहादुरी से झांसी और ग्वालियर से लड़ी थी। हग रोज नाम का अधिकारी लक्ष्मीबाई की बड़ी तारीफ किया था, जो इनसे लड़ रहा था। लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में ग्वालियर में लड़ती हुई मारी गई। फूल वालों के बाग में इनका वहीं समाधि बना दिया गया है। इसी तरह से बेगम हजरत महल, वह भी पॉलिटिकल शिकार हो गई। बेगम हजरत महल के स्टेट को ब्रिटिश कंपनी ने हड़प लिया था। कुशासन का आरोप लगाया था बच्चों, कुशासन का आरोप लगाकर बेगम हजरत महल के अवध स्टेट को हड़प लिया था। पंजाब को जीतकर मिला लिया था। तो इस तरह से तमाम कारण थे इसमें, लेकिन आपको बताते हैं कि क्रांति के समय अगर आपसे पूछें ब्रिटिश क्वीन कौन थी, तो ब्रिटिश क्वीन यानी ब्रिटिश महारानी, ब्रिटेन की महारानी। इस समय ब्रिटिश क्वीन बच्चों विक्टोरिया थी। जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। और इस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पामस्टोन था। यह ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था। और इस समय अगर आपसे पूछें कि भारत में ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। बच्चों, यह भारत का गवर्नर जनरल था। तो 1857 की क्रांति के वक्त मुगल किंग कौन था, तो मुगल किंग पूछा जाए तो बहादुर शाह सेकेंड था। यह इनको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। यह मुगल किंग था। 1857 की क्रांति के समय ये सब पोजीशन में थे। तो ठीक है बच्चों, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल था। ये भारत का गवर्नर जनरल था जब 1857 की क्रांति हुई थी। और बहादुर शाह सेकेंड मुगल शासक था। यह मुगल किंग था। तो कई कारण हैं, लेकिन 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बंगाल के कलकत्ता के बैरकपुर छावनी में मेन कारण यही है बच्चों, बंगाल के कलकत्ता के बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने क्रांति की पहली गोली दागी थी। ठीक है बच्चों, मंगल पांडे ने इस डेट को बंगाल के कलकत्ता के बैरकपुर छावनी में, वैसे 34वीं एनआई के सिपाही थे। एनआई की फुल फॉर्म है नेटिव इन्फेंट्री, यानी स्थानीय पैदल सेना के एक सिपाही थे। 34वीं एनआई के मंगल पांडे ने, बिल्कुल बच्चे, वेरी नाइस, मंगल पांडे ने
इन्होंने जनरल बॉग की हत्या कर दिया था। ये अंग्रेज अधिकारी था बच्चों, जनरल बॉग। 34वीं एनआई का इंचार्ज था, जनरल बॉग को गोली मार दिया। मंगल पांडे ने चर्बी वाली कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। कारतूस की गोलियों पर गाय सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। मंगल पांडे ने गोलियों का प्रयोग करने से मना कर दिया और अपने अधिकारी जनरल बॉग को गोली मार दिया। बच्चों, मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया और आपको बताएं कि इन्हें मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया था। 8 अप्रैल 1857 को फांसी हो गया। सबसे प्रथम क्रांतिकारी जिनको फांसी की सजा हुई है। तो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण मंगल पांडे, ये बलिया के थे। पांडे जी कलकत्ता के बैरकपुर छावनी में तैनात थे। चर्बी वाले कारतूस की गोलियां प्रयोग करने से मना कर दिया। ऐसी अफवाह थी कि कारतूस की गोलियों का कैप गाय सुअर की चर्बी का बना होता था। तो इस तरह से बच्चों इन्होंने क्रांति को स्टार्ट किया। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को 10th ऑफ मई 1857 को 10 मई 1857 को क्रांति स्टार्ट हुई थी। कहां से स्टार्ट हुई वो आप देखें। 10th ऑफ मई 1857 को क्रांति स्टार्ट हुई थी। तो 10 मई 1857 को क्रांति शुरू हुई थी। अगर आपसे पूछे बच्चों की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, तो मेरठ कैंट से। उत्तर प्रदेश में मेरठ कैंट से क्रांति की शुरुआत हुई थी। जी बच्चों, वेरी नाइस। 20th एनआई के सिपाहियों ने मेरठ कैंट में विद्रोह कर दिया था। बिल्कुल मनुपाल। 20th एनआई के सिपाहियों ने मेरठ कैंट में विद्रोह कर दिया। अपने अधिकारी को मारकर मेरठ पर कब्जा करके ये लोग दिल्ली की तरफ कूच किए थे। और यहां भी वही अफवाह था मंगल पांडे वाला कि ग्रीस कार्ट्रिजेस का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात बच्चे, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट है, वो आप देखें। 11th ऑफ मई को, इस डेट को 1857 को क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ये लोग दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बच्चों बहादुर शाह सेकेंड को, बहादुर शाह सेकेंड को, इसको मुगल बादशाह घोषित कर दिया। दिल्ली लाल किले में सोया हुआ था, तैयार ही नहीं हो रहा था, डर के मारा। सोचा कि अगर पकड़ा गया तो क्या होगा। वही हुआ जिसका इसे डर था। तो 10th ऑफ मई 1857 को क्रांति की शुरुआत मेरठ कैंट से हुआ। 11th ऑफ मई 1857 को क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह सेकेंड को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकेंड यह तैयार ही नहीं हो रहा था, इसको जबरदस्ती लीडर डिक्लेयर कर दिया। बड़े मुश्किल से तैयार हुआ था। 2 महीने तक दिल्ली का सत्ता अपने अंडर में रखा। अंग्रेज अधिकारी क्रांति को दबाने लगे तो यह परिवार के साथ हुमायूं के मकबरे में चला गया। परिवार के साथ हुमायूं के मकबरे में छिप गया था। बाद में अंग्रेजों ने इसको लालच दिया कि तुम सब परिवार बाहर आ जाओ, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। बाहर आ गया लालच में। जनरल हडसन ने इसके पुत्रों और पौत्रों को गोली मार दिया। इसे रंगून भेज दिया था। तो बच्चों ये रंगून आप तो जानते हैं बर्मा में है। बर्मा में यहां इसको निष्कासित कर दिया। 1862 में बहादुर शाह का बर्मा में देहांत हो गया था। तो बहादुर शाह सेकेंड का देहांत बर्मा में हुआ था।
मरने से पहले कविता लिख गया कि बदनसीब बादशाह जिसे दफनाने के लिए 2 गज जमीन नसीब ना हुई। तो इस तरह से 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई। मेन नेता अगर आपसे पूछे मुख्य लीडर, तो ओवरऑल नेता बहादुर शाह जफर था या बहादुर शाह सेकेंड था, लेकिन अलग अलग स्थानों पर बच्चों अलग अलग नेता नेतृत्व किए थे। अब जैसे लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, कानपुर में नाना साहेब थे। नाना साहब का असली नाम नाना साहब का असली नाम ये एडॉप्टेड सन थे, वैसे नाना साहब का असली नाम धोंधो पंत था। तो नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था। नाना साहेब ये कानपुर से, असली नाम इनका धोंधो पंत था और इनका सेनापति तात्या टोपे, तात्या टोपे, इनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग ये इनका रियल नेम था। और लक्ष्मीबाई तो आप जानते ही सबसे टफ फाइट किया था। लक्ष्मीबाई झांसी से थी, इनका असली नाम मणिकर्णिका था, मणिकर्णिका ये इनका रियल नेम था। मनुबाई भी कहते हैं। तो ये लोग कानपुर से थे, बाद में ये ग्वालियर चले गए थे। और ये लक्ष्मीबाई तो झांसी से क्रांति में भाग लिया था। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल इन्होंने क्रांति का नेतृत्व अगर आपसे पूछा जाए तो ये लखनऊ से शामिल हुई थी। और बच्चे कुंवर सिंह, कुंवर सिंह इन्होंने बिहार के आरा से क्रांति का नेतृत्व किया था। और सबसे प्रमुख नेता बहादुर शाह सेकेंड थे। बहादुर शाह सेकेंड ओवरऑल नेता थे, दिल्ली से इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। बड़े बड़े नेता तो यही थे। बाकी लोकल लेवल पर बहुत सारे नेता थे। इलाहाबाद से लियाकत अली थे, बनारस से लियाकत अली थे, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, बरेली से बख्त खान थे, खान बहादुर खान रायबरेली से थे, खान बहादुर खान रायबरेली से थे, राव तुलाराम हरियाणा के महेंद्रगढ़ से थे, मणिराम सिंह बरुआ यह असम से थे, कदम सिंह मथुरा से थे। तो ऐसे तमाम लोकल लीडर थे, लेकिन बड़े बड़े नेताओं में यह क्रांति का नेतृत्व किया। लेकिन बच्चों आप जानते हैं 1857 की क्रांति असफल हो गई थी। कैसे? क्योंकि सभी स्वार्थी थे। बहादुर शाह यह भी स्वार्थी थे, इन्हें मुगल बादशाह बनना चाहिए था, इसलिए लड़े थे। नाना साहेब इनको पेंशन चाहिए था, कानपुर में बिठूर महल चाहिए था। तात्या टोपे इनको पेमेंट नहीं मिल रहा था, क्योंकि नाना साहब की पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दिया, तो इनको पेमेंट ना मिला। लक्ष्मीबाई के राज्य झांसी को अंग्रेजों ने हड़प लिया था, इनको अपने झांसी से मतलब था। बेगम हजरत महल को लखनऊ चाहिए था, अवध चाहिए था, बाकी से कोई मतलब नहीं था। कुंवर सिंह इनकी जमींदारी छिन गई थी। तो जितने भी लोग इसमें शामिल हुए थे सब स्वार्थी थे। सिपाही बड़ी संख्या में शामिल हुए थे बच्चों, किसान भी कुछ शामिल हुए थे। क्रांति उत्तर भारत में हुआ, दक्षिण भारत बिल्कुल शांत था। बगल में पंजाब भी शांत था। पंजाब में एक नामधारी ग्रुप था, वो क्रांति का सपोर्ट किया था। बाकी जितने थे सिख सब क्रांति के अगेंस्ट थे। ग्वालियर के सिंधिया ने क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। इंदौर के होलकर ने क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो क्रांति समय से पहले हो गया था, यह भी एक कारण था बच्चों। क्रांति का डेट डिसाइड था 30 मई को, 30 मई 1857 को क्रांति का डेट डिसाइड था।
लेकिन बच्चों क्रांति 10 मई को हो गया था। 10th ऑफ में 1857 को क्रांति हो गया। अब आप देखिए समय ये तय किया गया था, कुछ नेताओं ने मिलकर क्रांति का डेट डिसाइड किया था कि इस डेट को हम क्रांति करेंगे, लेकिन क्रांति 10 मई को हो गया, 20 दिन पहले हो गया। क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों को बड़ा आसान हुआ। तो इस तरह से क्रांति की असफलता के कई कारण हैं, लेकिन मेन कॉज अगर पूछा जाए तो कुशल नेतृत्व का अभाव, यानी बहादुर शाह सेकंड कुशल नेता नहीं थे, तो कुशल नेतृत्व का अभाव यह इस क्रांति का एक प्रमुख पहलू था। तो कुल मिला के कह सकते हैं क्रांति असफल हो गई, लेकिन बच्चों इस क्रांति का परिणाम क्या निकला? तो सत्ता बदल गई थी। क्रांति का परिणाम पूछे ना तो सत्ता बदल गई। सत्ता कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश क्वीन के पास चली गई। क्रांति का परिणाम अगर पूछा जाए तो क्रांति का परिणाम, रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट, सत्ता बदल गई। सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से छिन गई, या छिन कर ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। ब्रिटिश क्राउन का मतलब इंग्लैंड की किंग या क्वीन के पास चली गई। तो आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। इट वाज अ प्राइवेट कंपनी, यह एक प्राइवेट कंपनी थी। सत्ता छिन गई, भारत की सत्ता इससे छिन करके ब्रिटेन की महारानी के हाथ में आ गया। ब्रिटिश क्वीन कौन थी? ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया थी ना। तो ठीक है बच्चों, नेमतुल्ला अंसारी, मनुपाल, समझ में आ रहा बच्चों? समझ आ? विक्टोरिया, यस मनुपाल, वेरी नाइस। विक्टोरिया वाज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। अधिकतर लोग कुछ न कुछ पढ़ाई फायदे के लिए ही कुछ करते हैं, फायदे के लिए। बिल्कुल बच्चों, आपने देखा ये जितने भी थे क्रांति में, अधिकतर लोग फायदे के लिए करते हैं, ठीक है, लेकिन एक राष्ट्रीयता की भावना भी तो होती है ना थोड़ी बहुत। क्रांतिकारियों में नेशनल फीलिंग नहीं था। अच्छा, उस समय अगर भारत फ्री हो गया होता, आज की तरह डेमोक्रेसी ना होती, आज की तरह रियासतें अलग अलग स्थानों पर शासन चला रही होती, कहीं पर सिंधिया का शासन होता, कहीं होलकर का शासन होता, कहीं निजाम का शासन होता, कहीं जूनागढ़ में कोल्हापुर के राजा का होता, कहीं नवाब का शासन होता। तो इस तरह से पूरे इंडिया में अलग अलग सरकारें होती, अलग अलग रियासतें होती, एक ना होता इंडिया, है ना। तो इस तरह से उस समय सफल नहीं हो पाया। थोड़े से ही पार्ट में क्रांति हुआ उत्तर भारत में, कुछ राज्यों में, है ना। क्रांति में अधिकतर सिपाही लोग शामिल थे, किसान भी कुछ शामिल थे। वे लोग शामिल थे जिनको ब्रिटिश कंपनी ने सत्ता से हटा दिया था, जैसे किसी की जमींदारी छीन लिया था, है ना। ठीक है बच्चों, वीवीआईपी क्वेश्चन सर। यस बच्चों, यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते चलते हैं। तो ये है शॉर्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी मुकेश अंबानी की तरह, इसको खत्म कर दिया गया और इसके स्थान पर भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी इस समय ना, तो विक्टोरिया के पास चली गई। अब ब्रिटिश क्वीन इंडिया की क्वीन बन गई, ब्रिटिश क्वीन इंडिया की क्वीन बन गई। महेंद्र ओरन कह रहे हैं कुछ नहीं दिख रहा है, बच्चों बताएं, बाकी बच्चे बताइए दिख रहा है? महेंद्र बता रहे हैं कुछ दिख नहीं रहा है। बच्चों आप बताएं कुछ दिख रहा है? अच्छा चलिए, थोड़ा कभी कभी कुछ हो जाता होगा, ब्लर वगैरह टाइप का ना। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू थैंक यू। निमतुल्ला अंसारी थैंक यू, मनुपाल थैंक यू। चलिए ओके भाई, थैंक यू थैंक यू। तो इस तरह से ब्रिटिश क्वीन इंडिया की क्वीन बन बैठी, ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया की पार्लियामेंट हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको हमने बताया था अकबर के समय में बनी थी, जहांगीर के समय में आई थी व्यापार करने के लिए। धीरे धीरे भारत पर सत्ता स्थापित कर बैठी।
है ना। व्यापार के बहाने इंडिया में राजनीतिक पावर पर कब्जा कर लिया और इसी वजह से इंडिया में पूरा राजनीतिक माहौल अपने अंडर में कर लिया। बाद में क्रांति के बाद ब्रिटिश क्वीन ने कंपनी को डिसॉल्व कर दिया, सत्ता क्राउन के अंडर में कर लिया, सारा शासन इंग्लैंड से चलेगा। पहले कंपनी इंडिया में अपना व्यापार भी करती और शासन भी चलाती। कंपनी के अंडर से शासन सत्ता सब छीन लिया, क्वीन के पास आ गया था। यस बच्चे नेमतुल्ला, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। थैंक यू, आपने पहचान लिया है, बहुत बढ़िया। चलें अब आप आगे देखिए, क्रांति का परिणाम, ये सारी बातें बच्चों। अब आप देखिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्रांति का स्वरूप क्या था, इंग्लिश में कहते हैं नेचर। नेचर माने स्वरूप। क्रांति का स्वरूप क्या था बच्चों, यह प्रश्न पूछा जाता है। क्रांति का स्वरूप क्या था, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखें, इस क्रांति का स्वरूप पूछा जाए तो सिपाही विद्रोह था। यह एक सिपाही विद्रोह था, यानी इंग्लिश में कहते हैं सिपाही म्यूटिनी। यह एक सिपाही विद्रोह था। बड़ी संख्या में इसमें सिपाही भाग लिए थे, चूंकि वे सिपाही थे जिन्हें या तो सेना से निकाल दिया गया था या फिर सिपाहियों के फादर, ग्रैंडफादर जो किसान थे, उन पर अत्याचार किया जा रहा था। तो इस तरह से यह एक सिपाही विद्रोह था। लेकिन एक वीडी सावरकर, जिनके बारे में बड़ा विवाद चल रहा है, वीडी सावरकर का कहना है कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो बच्चों, यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। वीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, लेकिन अधिकतर विद्वानों ने सिपाही विद्रोह कहा है और सिपाही बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए थे। तो बच्चों, आई थिंक आप समझ गए होंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, क्रांति का सिंबल क्या था, क्रांति का सिंबल यानी प्रतीक क्या था। तो क्रांति का प्रतीक अगर पूछा जाए तो ब्रेड यानी रोटी, और लोटस यानी कमल पुष्प, कमल का फूल और रोटी, यह क्रांति का प्रतीक था। अब देखिए, लोग घरों में जा जा करके रोटियां बांटते थे और कहते थे कि कल क्रांति यहां होना है। तो रोटी बांट कर लोगों को बताया जाता था कि कल सिविल लाइन में इकट्ठा होना है, बड़ी क्रांति होगी। और कमल का पुष्प जो था, भारतीय सैनिकों की कंपनी के अंडर में जो भारतीय सिपाही थे, बटालियन का इंचार्ज इंडियन होता था, उसको एक कमल पुष्प दे देते थे। वह कमल का पुष्प सिपाहियों को पकड़ा देता था, जिसे क्रांति में शामिल होता था। वे कमल के पुष्प की पंखुड़ी एक निकाल लेते थे। अच्छा, जिसको शामिल नहीं होता था वो निकालता नहीं था, लेकिन वह एक्सपोज भी नहीं करता था, किसी को बताता भी नहीं था। ये थोड़ी सी सिपाहियों में एक बात थी कि सिपाही अगर शामिल होना है ठीक है, एक पंखुड़ी ले लिया, नहीं शामिल हुए तो नहीं लेगा, लेकिन वह अंग्रेजों को बताएगा भी नहीं। तो इस तरह से कमल का पुष्प और रोटी क्रांति का सिंबल बन गया था उस समय। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई थिंक आप समझ गए हैं। और यहाँ पर अब देखिए इसका रिजल्ट क्या निकला। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का परिणाम, तो परिणाम तो हमने आपको बता दिए। सत्ता कंपनी के पास चली आई, सत्ता कंपनी के पास से छीन करके क्राउन के पास हो गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया की पार्लियामेंट हो गई। ब्रिटिश क्वीन इंडिया की क्वीन बन बैठी। फर्स्ट वार में कौन कौन शामिल था इंडिया की? फर्स्ट वार मतलब कौन सा वार? फर्स्ट वार का मतलब कौन सा वार बच्चे? में कौन कौन शामिल थे इंडिया के? ये वाला
फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया है? नेमतुल्ला बच्चे, 1857 को वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है वीडी सावरकर ने। फ्रीडम फाइटर थे, इस समय नहीं थे। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने किसने कहा है? तो केवल वीडी सावरकर ने कहा है, और यह क्रांतिकारी थे बाद में। ठीक है, इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर ने कहा है, बाकी अधिकतर हिस्टोरियन ने सिपाही विद्रोह कहा है, और कुछ ने यह कहा है कि यह भारत में किसानों का असंतोष था, यानी अनसेटिस्फेक्शन ऑफ पीजेंट्स। ये यही प्रश्न को उत्तर लगेगा। तो इस तरह से 1857 की क्रांति के बाद बिल्कुल सत्ता ही बदल गई। सभी इंडियन इंग्लैंड के नागरिक हो गए। ब्रिटिश क्वीन इंडिया की क्वीन बन बैठी। ठीक है, अब एक बात और आपको बताते हैं, 1861 में इंडिपेंडेंस, इसमें कितने लोग थे? मैं जो थी, भाई फ्लाइंग क्या कह रहे हैं आप? इंडिपेंडेंस इसमें कितने लोग थे? मैं जो थी, नहीं समझ पा रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? कितने लोग थे? बहुत सारे लोग थे। वैसे तो लोग तो आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश शामिल था, हरियाणा शामिल था, राजस्थान शामिल था, और इधर दिल्ली शामिल था, और उधर बिहार शामिल था, बंगाल शामिल था, असम था शामिल था। वे लोग शामिल थे जो कंपनी से त्रस्त आ चुके थे। ठीक है, तो चलें बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। और क्रांति के बाद देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो चली गई, अब एक ब्रिटेन गवर्नमेंट इंडिया में आ गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1 नवंबर 1858 को क्वीन का घोषणा पत्र आया था। तो बच्चों यहां ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1858 को क्वींस प्रोक्लामेशन आया था। क्वींस प्रोक्लामेशन, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था। अठारह की क्रांति को बच्चे बहादुर शाह जफर ने लीड किया था। अगर एक नेता पूछे ना तो बहादुर शाह जफर लगाइएगा, स्टार्ट में बताए थे आपको। वैसे तो अलग अलग नेता थे, लक्ष्मीबाई झांसी में थी, नाना साहेब कानपुर में थे, बहादुर शाह दिल्ली में थे। क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर को लगाइएगा, क्योंकि मेरठ के सिपाही 10 मई को मेरठ में विद्रोह किया, 11 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया, बहादुर शाह को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। एक लीडर पूछे बहादुर शाह जफर लगाइए, बाकी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नेता थे बच्चों। इस डेट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था, और इस घोषणा पत्र को बच्चों इलाहाबाद दरबार में पढ़ा गया था। इलाहाबाद दरबार में इस घोषणा पत्र को पढ़ा गया था। इलाहाबाद में एक दरबार लगाया गया जहां पर इस घोषणा पत्र को पढ़ा गया था। इस घोषणा पत्र में यही था, आज से भारत का शासन ब्रिटिश क्वीन के नाम पे होगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरे इंडिया का शासन संभाल लिया है, ब्रिटिश क्वीन भारत की क्वीन बन गई, यही घोषणा पत्र था। तो यहां से शासन स्टार्ट हुआ है। और आपको बताएं, महारानी विक्टोरिया के सम्मान में इस समय एक भव्य दरबार भी हुआ था। 1877 में विक्टोरिया के सम्मान में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था बच्चों। दिल्ली दरबार, वैसे यह प्रथम दिल्ली दरबार था। इट वॉज फर्स्ट दिल्ली दरबार। तो बच्चों विक्टोरिया के सम्मान में प्रथम दिल्ली दरबार था यह। विक्टोरिया के सम्मान में यह पहला दिल्ली दरबार था। विक्टोरिया
के सम्मान में हुए इस दरबार में करोड़ों रुपया बहाया गया था। और इस दरबार के समय भारत का वाइसरॉय कौन था इस समय? तो आपको बताएं कि इस समय वाइसरॉय बच्चों लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड लिटन इस समय वाइसरॉय था। विक्टोरिया के सम्मान में करोड़ों रुपया बहा दिया था। लेकिन विक्टोरिया के सम्मान में करोड़ों रुपया बहा दिया, परंतु बच्चों उस समय बंगाल का अकाल पड़ा था, उस तरफ ध्यान नहीं दिया। विक्टोरिया के सम्मान में करोड़ों रुपया बहा दिया था। एक बात और आपको बता देते हैं, इसी समय महाराजा दलीप सिंह ने या दिलीप सिंह ने, ये पंजाब के महाराजा थे, दिलीप सिंह ने विक्टोरिया को कोहिनूर हीरा दे दिया था। 1877 में कोहिनूर हीरा विक्टोरिया को इन्होंने दिया था। दिलीप सिंह ये नाबालिग थे, इन पर दबाव बनाया गया कि आप कोहिनूर हीरा विक्टोरिया को दे दो। ये वही कोहिनूर हीरा है जो इंडिया में गोलकुंडा माइन से निकला था, जो मुगल किंग शाहजहां के पास गया था। शाहजहां ने तख्ते ताउस में जड़वा दिया था। तख्ते ताउस को ईरान का नादिर शाह लूट ले गया था। नादिर शाह का उत्तराधिकारी जमन शाह ने महाराजा रणजीत सिंह को 1831 में गिफ्ट में दे दिया था। अब महाराजा रणजीत सिंह के नाबालिग पुत्र दलीप सिंह ने इस समय विक्टोरिया को गिफ्ट में दे दिया। आज के डेट में कोहिनूर हीरा ये इंग्लैंड में है बच्चों। नरेंद्र मोदी ने इसको लाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। तो करोड़ों रुपया विक्टोरिया के सम्मान में बहाया गया। भारत के रियासतों के मालिक भी इसमें शामिल हुए थे। सो दिस वाज बड़ा भव्य दरबार था। लेकिन वैसे लॉर्ड लिटन वाइसरॉय जो था, यह अच्छा वाइसरॉय नहीं था। प्रेस पर बैन लगा दिया, यानी समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया, और हथियार कानून लाया, जिसे क्रांतिकारियों के पास हथियार पाया जाए तो उन्हें पकड़कर गिरफ्तार करके जेल में कैद कर दिया जाए। इंडियन की आयु सिविल सेवा परीक्षा में कम कर दिया इसने। इंडियन आईसीएस परीक्षा में लंदन में जाते थे बैठने के लिए, इंडियन को मैक्सिमम 21 साल तक बैठने की परमिशन थी, इसने घटाकर 19 साल कर दिया। तो बड़ा बदमाश था ये, इंडियन के लिए अच्छा नहीं था। तो बच्चों इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपने सुना ही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब से आई तो क्रांति का डायरेक्शन बदल गया। आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था, जो कि पक्षी प्रेमी भी था। तो बच्चों 28 दिसंबर को कांग्रेस बनी थी, इस डेट को 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंग्लिश में इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम दिया गया है। इसकी स्थापना बच्चों बॉम्बे में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। पूरा नाम इसका है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में किया था। यह एक पक्षी प्रेमी भी था, ऐसा भी पूछा जाता है, पक्षी प्रेमी। ऑर्निथोलॉजिस्ट ना, ऑर्निथोलॉजी, पक्षी प्रेमी भी थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस शब्द अमेरिकी संसद से लिया गया। अमेरिका की पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है, वहां से कांग्रेस शब्द लिया गया है। कांग्रेस का मतलब होता है सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस। अब देखिए वैसे तो कांग्रेस बनाने की सबसे पहले डिमांड किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। बिल्कुल मनुपाल, वेरी नाइस। याद रखें, दादा भाई नौरोजी फाउंडर मेंबर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को लगाइएगा, इनका साथ दिया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले कांग्रेस बनाने की मांग किया था, लेकिन क्रेडिट कौन ले बैठा? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ले बैठा, है ना। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, भारत के भीष्म पितामह कहलाते हैं। अब आप देखिए एक पॉइंट यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है।
कांग्रेस 1885 में बना था, लेकिन इसका अधिवेशन 29 दिसंबर 1885 को प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट सेशन कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, आईएनसी माने इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। किस स्थान पर हुआ था बच्चों? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में बुलाया गया था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे के इस स्थान पर हुआ था। दूसरी बात, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, यानी अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट? तो बच्चों W.C. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। W.C. बनर्जी, बिल्कुल बच्चे, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। और आपको बताएं, इस अधिवेशन में फर्स्ट वाले में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। पहले सेशन में 72 सदस्य शामिल हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन इस जगह पर इतने सदस्य इनकी अध्यक्षता में हुआ था। लेकिन अगर ये प्रश्न पुटअप किया जाए कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां होना था, फर्स्ट कांग्रेस सेशन कहां होना था, तो बच्चे आपको बताएं, पहला अधिवेशन पुणे में होना था। नहीं हुआ, क्योंकि गुजरात में प्लेग फैल गया, गुजरात में प्लेग फैल गया और पुणे में डायरिया फैल गया, इसलिए पुणे से शिफ्ट कर बॉम्बे में पहला अधिवेशन बुलाया गया था। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर यह पूछा जाए प्लान्ड वेन्यू कहां था, प्लान्ड वेन्यू, प्रथम अधिवेशन कहां होना था, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में होना था बच्चों, लेकिन शिफ्ट करके यहां लाया गया था। क्यों? गुजरात में प्लेग फैल गया, पुणे में डायरिया फैल गया, इसलिए वेन्यू शिफ्ट करके पुणे से गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में लाया गया। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय वाइसरॉय कौन था, तो आपको बता दें कि वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन यह वाइसरॉय था बच्चों। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम संस्थापक था, दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक सदस्य थे। पहला अधिवेशन W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में हुआ था। तो आई थिंक इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। बताएं नेमतुल्लाह, ओके, थैंक यू बच्चे, नेमतुल्लाह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मनुपाल, ओके, महेंद्र, बताएं क्लियर हो गया ना इतना पॉइंट? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए चलिए बच्चों, ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए, हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था दिसंबर महीने में। कांग्रेस का सेशन प्रतिवर्ष दिसंबर महीने में होता था। और आपको बताएं कि 28-29 दिसंबर को ही फिक्स किया गया था। अगर यह पूछा जाए कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों करवाया, तो जानते हैं क्यों करवाया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह सोच के करवाया कि इसमें इंडियन नेता भी होंगे, अंग्रेज नेता भी होंगे। इंडियन नेता अंग्रेज नेता के विचारों को जान जाएंगे कि अगली क्रांति इंडियन नेता कहां करने वाले हैं, क्रांति करने से पहले हम उसको दबा देंगे। लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व कहा था बच्चों, कांग्रेस को सुरक्षा नली कहा था,
सेफ्टी वाल्व। तो अब आप देखिए एक और पॉइंट की तरफ ले चलते हैं आपको। 1886 में सेकेंड आईएनसी का फुल फॉर्म यही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दूसरा अधिवेशन कहां हुआ बच्चों? तो यह कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने, जो आप अभी बता रहे थे। दादा भाई एक ही शब्द है, दादा भाई नौरोजी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया। दादा भाई नौरोजी बच्चों अध्यक्ष थे। और आपको बताएं, इनको भारत का भीष्म पितामह कहा गया है। भारत का भीष्म पितामह, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और बच्चों इनकी किताब बड़ी फेमस है, 1901 में पब्लिश हुई थी। बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। 1901 में पब्लिश हुई थी ये किताब, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में इन्होंने क्या दिया है? ड्रेनेज थ्योरी ऑफ वेल्थ, ड्रेनेज थ्योरी ऑफ वेल्थ दिया है, यानी धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है, बहुत ही फेमस है ये। दादा भाई नौरोजी कहते हैं जिस तरह पानी नाली में बहता है, नाले और नदी में जाता है, ऐसे भारत का धन पानी की तरह बह रहा है, इंग्लैंड की ओर प्रवाहित हो रहा है। अंग्रेज इंडिया में आते हैं और यहां से रिटायर्ड होके जाते हैं, तो पेंशन इंडिया के ट्रेजरी से भेजा जाता है। जब तक यहाँ काम करते थे तब तक तो सैलरी लेते थे, रिटायर्ड होके जाने के बाद पेंशन यहीं से भेजा जाता था, जिसको गृह व्यय कहते हैं, होम चार्जेस। एक और विद्वान थे, कहते थे कि धन रूपी बादल इंडिया से उठता है, बरसात लंदन में होती है। क्लाउड्स ऑफ वेल्थ एराइजेस फ्रॉम इंडिया, शॉवर्स ऑन लंदन। धन रूपी बादल इंडिया से उठता है, लंदन में बारिश होती है। एक और विद्वान ने कहा है कि अंग्रेज इंडिया में स्पंज लेके आते हैं, गंगा में डुबोते हैं, टेम्स में निचोड़ते हैं। इस तरह से भारत को कंगाल बना रहे थे लोग। इसी सब का डेटा इन्होंने भी दिया है। हाँ, एक बात बच्चों आपको बता दें, दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय हैं जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में लेबर पार्टी के टिकट से चुने गए थे। फर्स्ट इंडियन दादा भाई नौरोजी, याद कर लीजिए, लेबर पार्टी के टिकट से ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे। सबसे वयोवृद्ध नेता थे ये। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है बच्चे ये। पहले इंडियन हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे। किस पार्टी से? लेबर पार्टी के टिकट से। कहां से? फिन्सबरी से चुने गए थे। ये चुने कहां से गए थे? फिन्सबरी, फिन्सबरी लेबर पार्टी के टिकट से चुने गए थे। कहां पर चुने गए थे? हाउस ऑफ कॉमन्स में। हाउस ऑफ कॉमन्स में इनको लेबर पार्टी के टिकट पर चुना गया था। पहले इंडियन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सेशन हर साल होता था, लेकिन 1887 में तीसरा बच्चों थर्ड आईएनसी सेशन, तीसरा अधिवेशन कहां हुआ? तो मद्रास में बुलाया गया था और इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी बच्चों, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वैसे तो तमाम सेशन है, 1888 का फोर्थ आईएनसी सेशन, चौथा अधिवेशन कांग्रेस का बच्चों, ये इलाहाबाद में हुआ था।
और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले ये प्रथम अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष था। यह पहला अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष बना था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने थे। अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि फर्स्ट मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष, लास्ट पॉइंट बता देते हैं बच्चों। देखिए फिर से बता दें ये लास्ट पॉइंट, दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय हैं, लेबर पार्टी के टिकट से इन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना गया था। फिन्सबरी नामक स्थान, एक जगह है इंग्लैंड में, फिन्सबरी, FINSBURY, फिन्सबरी नामक जगह से लेबर पार्टी के टिकट से हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए दादा भाई नौरोजी। बाकी कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बने, यह फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे। और 1888 में फोर्थ INC सेशन इलाहाबाद में हुआ था। पहला अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष पूछे तो इसी को लगाएं आप। तो प्रत्येक वर्ष कांग्रेस अधिवेशन होता था बच्चों, कोई न कोई बनता ही था। यहां एक बात और आपको बताते हैं, वो ये है बच्चों कि 1896 में कांग्रेस सेशन कलकत्ता में हुआ था। हालांकि ये बीच में कई सारे और हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। कांग्रेस का 12वां सेशन था 1896 में। इस समय 12वां सेशन था कांग्रेस का। तो INC सेशन 12वां था ये, और बच्चों ये कलकत्ता में हुआ था। इसकी खास बात क्या है? एक तो अध्यक्ष थे इसमें रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी यह कांग्रेस अध्यक्ष थे। खास बात क्या था बच्चे इसमें? वंदे मातरम गीत को गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम गीत को RN टैगोर ने गाया था। लिखा कोई और है, इस गीत को टैगोर ने गाया था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता में रहीमतुल्ला सयानी ये अध्यक्ष थे। लेकिन खास बात क्या है बच्चे? वंदे मातरम गीत को RN टैगोर ने गाया। लेकिन ये कहा जाए किसने रचा है इसको? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को रचा है। इसके रचयिता यही है। और यह गीत कहां से लिया गया बच्चे? आनंद मठ से लिया है। आनंद मठ बुक का नाम है। इस किताब के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ में क्या चीज का जिक्र है बच्चों? तो इसमें नील के विद्रोह का जिक्र है इस किताब में एक तो। दूसरा इसमें जिक्र है बच्चे सन्यासी विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह का जिक्र है। ये दो विद्रोहों का जिक्र इस किताब में है, आनंद मठ। इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और अगर आपसे पूछे, हम एक प्रश्न पूछते हैं, आप लोग बताइए कि वंदे मातरम में किस देवी की पूजा किया गया है? वंदे मातरम में किस गॉडेस की पूजा किया है? बताएं अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। वंदे मातरम में किस गॉडेस की पूजा किया गया है? किसकी वंदना है बच्चे वंदे मातरम? भारत माता। भारत माता किस देवी पर है? नहीं पता है, मैं बता देता हूं। दुर्गा माता की पूजा है इसमें। बंगाली लोग गॉडेस दुर्गा की पूजा करते हैं। तो वंदे मातरम गीत गॉडेस दुर्गा को डेडिकेटेड है, और गॉडेस दुर्गा पर ही भारत माता बनाई गई है। बिल्कुल नेमतुल्ला बच्चे, सरस्वती नहीं मनुपाल, गॉडेस दुर्गा, इन्हीं पर वंदे मातरम रचा गया है, और यही भारत माता है। अवनींद्र चंद्र थे पहले व्यक्ति, अवनींद्र चंद्र फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने भारत माता का सिंबल बनाया था। और भारत माता का सिंबल किस पर है? दुर्गा माता पर है।
इसलिए इसमें गॉडेस दुर्गा की पूजा है, इसलिए पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग इसको गाते नहीं है। कारण यही है, आप इसको गाने के लिए फोर्सफुली नहीं कह सकते हैं। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट था। और आपको पता होगा 1896 में या 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना बच्चों कलकत्ता में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में। पूछा जाए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में किसने किया है, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद, इनके गुरु जी थे रामकृष्ण परमहंस। अपने गुरु के नाम पर उनके विचारों को फैलाने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। और खास बात आपको बताएं कि इनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। रियल नेम नरेंद्र नाथ दत्त था इनका। बच्चों, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इस दिन को राष्ट्रीय यूथ डे मनाते हैं, आप सभी को पता होगा। 1902 में इनका देहांत हो गया था इंसुमेनिया के कारण। तो 12 जनवरी को, 12 ऑफ जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है। 1863 को पैदा हुए थे। इनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। खेतड़ी राजस्थान में है। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने इनको विवेकानंद की टाइटल दिया था। और आपको शायद ये भी पता होगा 1893 में विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में 3 मिनट में 0 पर इतना बढ़िया बोला कि वहां इनसे लोगों ने डिमांड किया कि आप कुछ इंडिया के बारे में बताइए। इन्होंने भारत के बारे में उठाया, भगवत गीता का निष्काम कर्मयोग उठाया। 122 घंटे 7 दिन में बोले थे। तो बच्चों, आज की क्लास, आज का सेशन इतना यहीं फिनिश करते हैं, है ना। नेक्स्ट सेशन इसके आगे फ्रीडम स्ट्रगल में चलेंगे और फिर आपको बताते चलेंगे ना। ठीक है, कोई डाउट है पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं सेशन को फिनिश कर रहा हूं। एनी डाउट? ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट सेशन में यहां से मिलेंगे। ओके निक्की, ओके महेंद्र, ओके बच्चे, थैंक यू, नाइस नाइस, ओके वेरी नाइस।